क्या हो अगर आपकी जान बचाने वाला कोई इंसान हो ही ना। क्या हो अगर आपने जिससे मुसीबत में कर्ज लिया है वो बरसों पहले मर चुका हो। क्या एक जिंदा इंसान एक मुर्दे का कर्ज चुका पाएगा या फंस जाएगा रूहों की दुनिया में हमेशा के लिए। नमस्कार दोस्तों, नियो कहानी पर आज हम लेकर आए हैं वफादारी और रोंगटे खड़े कर देने वाले डर की एक अनोखी दास्तान। एक ऐसा वादा जो मौत के बाद भी नहीं टूटा। तो दिल थाम कर बैठिए और अंत तक देखिए आज की कहानी, कर्ज और पुराना वादा। रामपुर गांव में माधव नाम का एक गरीब बुनकर रहता था। वो दिन रात करघे पर कपड़े बुनता, लेकिन बाजार में मंदी और धागे की बढ़ती कीमतों ने उसकी कमर तोड़ दी थी। अपनी बेटी की शादी के समय उसने गांव के रसूखदार सेठ गिरधारी लाल से कुछ रुपए उधार लिए थे। शादी तो धूमधाम से हो गई, लेकिन कर्ज का बोझ माधव के कंधों पर ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक सुबह माधव अपने घर के बाहर बैठा पुराना हिसाब जोड़ रहा था कि तभी एक महंगी गाड़ी उसके दरवाजे पर आकर रुकी। गाड़ी से सेठ गिरधारी के दो मुश्तंडे और मुनीम उतरे। मुनीम ने बही खाता हिलाते हुए कड़क आवाज में कहा, क्यों बे माधव, 2 महीने हो गए, ब्याज तो दूर, मूल का भी पता नहीं। माधव हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मुनीम जी, इस बार कपास की फसल खराब होने से धागा महंगा मिला, मुनाफा हुआ ही नहीं, बस थोड़ा समय और दे दीजिए। तभी गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और सेठ गिरधारी ने अपनी मोटी गर्दन बाहर निकाली और कहा, माधव, बहाने बहुत हो गए। अगर इस पूर्णमासी तक मेरे 50,000 रुपये वापस नहीं मिले तो ये घर और तेरा करघा दोनों नीलाम कर दूंगा। फिर अपनी बीवी बच्चों को लेकर सड़क पर रहना, समझ गया। धमकी देकर सेठ की गाड़ी धूल उड़ाती हुई चली गई। माधव वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी पत्नी राधा पानी का घड़ा लेकर आई और उसके पास बैठ गई। राधा की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, अब क्या होगा जी? पूर्णमासी में तो बस 4 दिन बचे हैं। माधव गहरी सोच में डूबा था। अचानक उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने कहा, राधा, तुम्हें याद है पिछले साल मैं शहर से सामान लेकर लौटते वक्त बीमार पड़ गया था। उस वक्त मैं अनजान जगह पर बेहोश हो गया था। एक भले आदमी ने मेरी जान बचाई थी। उसका नाम विक्रम था। चलते वक्त उसने मुझसे कहा था कि उसे अपने व्यापार के लिए कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे पास उस वक्त माल बेचने से मिले 60,000 रुपये थे। मैंने उसे दे दिए थे क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। उसने कसम खाई थी कि ठीक 1 साल बाद वो रुपए लौटा देगा। कल ही वो तारीख है। राधा ने शंका जताई, लेकिन जी, 1 साल हो गया, क्या वो आपको पहचान भी पाएगा? और वो गांव तो यहां से बहुत दूर, पहाड़ी के उस पार चंदनपुर है। माधव ने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। राधा, उसने मेरी सेवा की थी। वो मेरे रुपए नहीं मारेगा। मुझे कल ही जाना होगा। अगली सुबह माधव पोटली में रोटियां बांधकर चंदनपुर के लिए निकल पड़ा। सफर लंबा था। दोपहर होते होते वो चंदनपुर की सीमा पर पहुंच गया। ये एक पुराना और सुनसान सा गांव लग रहा था। उसने एक चाय की टपरी पर रुककर पूछा, भाई साहब, यहां विक्रम नाम का कोई आदमी रहता है? पुरानी हवेली के पास। चाय वाले ने अजीब नजरों से माधव को देखा और बोला, विक्रम? कौन विक्रम? यहां पुरानी हवेली में तो पिछले 5 सालों से कोई नहीं रहता। वो तो खंडहर पड़ी है। माधव का दिल धक से रह गया। उसने कहा, नहीं भाई, मैं पिछले साल ही आया था। वो लंबा सा गठीला बदन, माथे पर एक चोट का निशान, उसने मेरी जान बचाई थी। पास बैठे एक बुजुर्ग ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा, बेटा, जिस हुलिये का तुम जिक्र कर रहे हो वो विक्रम सिंह ही था। लेकिन वो तो 3 साल पहले एक हादसे में मारा गया। कहते हैं वो गलत संगति में पड़ गया था और किसी तांत्रिक के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा। तुम किसकी बात कर रहे हो? माधव को चक्कर आने लगा। अगर विक्रम 3 साल पहले मर चुका था तो पिछले साल उसकी सेवा किसने की थी? और वो 60,000 रुपये, क्या वो किसी भूत को दे आया था? निराश और डरा हुआ माधव उसी पुरानी हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली अब झाड़ियों और लताओं से घिरी थी। दीवारें टूटी हुई थीं। माधव ने डरते डरते आवाज लगाई, विक्रम, विक्रम भाई। तभी उसे हवेली के पिछले हिस्से में एक सूखे कुएं के पास किसी की परछाई दिखी। माधव ने गौर से देखा। वही चेहरा, वही कद काठी, वो विक्रम ही था। माधव दौड़कर उसके पास गया, लेकिन जैसे ही वो उसे छूने के लिए आगे बढ़ा, विक्रम ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। विक्रम की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, पास मत आना माधव, वरना तुम भी मेरी तरह कैद हो जाओगे। माधव ठिठक गया। भाई, गांव वाले कहते हैं तुम मर चुके हो। ये सब क्या है? और मेरे रुपए? विक्रम की आंखों में उदासी थी।
उसने कहा, गांव वाले सच कहते हैं माधव, मैं इंसान नहीं, एक श्राप हूं। 3 साल पहले मैंने लालच में आकर इस कुएं के पास गड़े एक खजाने को खोदने की कोशिश की थी। यहां एक सिद्ध बाबा तपस्या करते थे। मैंने उनकी तपस्या भंग की तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं इसी कुएं और इस पुराने बरगद के पेड़ के बीच अदृश्य होकर भटकता रहूंगा। कोई मुझे देख नहीं पाएगा, कोई मेरी आवाज सुन नहीं पाएगा। माधव ने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर मैं तुम्हें कैसे देख पा रहा हूं? बाबा ने कहा था, अगर कोई निस्वार्थ भाव का इंसान जो मुसीबत में हो यहां आएगा और मैं बिना किसी स्वार्थ के उसकी सेवा करूंगा तो वो मुझे देख सकेगा। पिछले साल जब तुम यहां घायल होकर गिरे थे तो मैंने तुम्हारी सेवा की। तब मुझे दिखा कि तुम मुझे देख सकते हो। मैं समझ गया कि मेरी मुक्ति का समय आ गया है। माधव अब भी उलझन में था। तो तुमने मुझसे रुपए क्यों मांगे? विक्रम ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, माधव, अगर मैं तुमसे रुपए उधार नहीं लेता तो तुम आज यहां वापस क्यों आते? तुम ठीक होकर चले जाते और कभी पलटकर नहीं देखते। मुझे तुम्हें वापस बुलाने के लिए एक वजह चाहिए थी। वो कर्ज ही वो वजह थी। माधव की आंखों में आंसू आ गए। एक प्रेत होकर भी उसने कितनी गहरी सोच रखी थी। उसने पूछा, अब मुझे क्या करना होगा विक्रम? विक्रम ने पास पड़े एक भारी जंग लगे लोहे के संदूक की ओर इशारा किया जो बरगद की जड़ों में फंसा हुआ था। उसने कहा, मेरी आत्मा इस संदूक के लोभ में फंसी है। बाबा ने कहा था, जिस दिन कोई सच्चा इंसान इस भारी संदूक को अपने हाथों से उठाकर पास बहती नदी में प्रवाहित कर देगा, उस दिन मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं इसे छू नहीं सकता, लेकिन तुम कर सकते हो। माधव ने संदूक को देखा। वो बहुत भारी लग रहा था। उसने पूछा, लेकिन भाई, अगर मैं इसे नहीं उठा पाया तो? विक्रम ने याचना की, तुम्हें करना होगा माधव। याद करो, जब तुम मौत के मुंह में थे, मैंने तुम्हें बचाया था। आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। माधव ने गहरी सांस ली। उसने अपनी धोती को कसकर बांधा और संदूक के पास गया। उसने पूरी ताकत लगाकर संदूक को हिलाया। संदूक टस से मस नहीं हुआ। माधव ने फिर कोशिश की। हे ईश्वर, शक्ति दे। उसने अपनी नसों का जोर लगा दिया। धीरे धीरे संदूक अपनी जगह से हिलने लगा। माधव पसीने से लथपथ हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो संदूक को घसीटते हुए, लुढ़काते हुए नदी के किनारे तक ले गया। जय बजरंग बली कहकर माधव ने एक अंतिम धक्का दिया। छपाक! संदूक नदी के गहरे पानी में गिर गया और देखते ही देखते डूब गया। जैसे ही संदूक डूबा, एक तेज हवा का झोंका आया। माधव ने पीछे मुड़कर देखा। विक्रम का शरीर अब और साफ और चमकीला दिख रहा था। वो मुस्कुरा रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद माधव, आज तुमने मुझे इस नर्क से आजाद कर दिया। माधव ने रुआंसे होकर कहा, लेकिन भाई, मेरा कर्ज? सेठ तो मेरा घर नीलाम कर देगा। विक्रम हंसा, मैं बेईमान नहीं हूं दोस्त। उस पेड़ के तने में देखो जहां संदूक रखा था, वहां नीचे की मिट्टी हटाओ। माधव ने दौड़कर पेड़ के पास की मिट्टी हटाई। वहां एक छोटी कपड़े की थैली दबी हुई थी। माधव ने उसे खोला। उसमें सोनी के पुराने सिक्के और वही 60,000 रुपए रखे थे जो उसने विक्रम को दिए थे। माधव ने खुशी से चिल्लाकर विक्रम की तरफ देखा, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। सिर्फ हवाओं में एक आवाज गूंज रही थी, ईमानदारी और नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती माधव। माधव ने उन रुपयों और सिक्कों को माथे से लगाया। वो गांव वापस लौटा। तय दिन पर सेठ गिरधारी उसके घर नीलामी करने पहुंचा। सेठ ने ताना मारा, हाँ भाई माधव, घर खाली कर दिया या सामान बाहर फेंकवाऊं? माधव ने घर के अंदर से निकलकर सेठ के हाथ पर पूरे 50,000 रुपए और ब्याज रख दिया। ये लीजिए सेठ जी, आपका पूरा हिसाब, और आइंदा मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। सेठ और मुनीम मुंह बाएं खड़े रह गए। माधव ने दरवाजा बंद किया और अपनी पत्नी राधा के साथ चैन की सांस ली। वो जानता था कि दुनिया में कुछ रिश्ते खून के नहीं, रूह के होते हैं, चाहे वो इंसान हो या कोई और। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको नियो कहानी की ये प्रस्तुति? अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।